हो गया, चलो हो रहा है ना, ठीक। अब शांत जाओ। पिछले टर्न पर ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण, स्टरीफिकेशन, ये सारी अभिक्रियाएं हो गई थी, ठीक। अब आज जितनी अभिक्रिया पढ़ेंगे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो जितने भी रासायनिक उदाहरण पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम आपके फिनॉल के रहेंगे। मैक्सिमम किसके रहेंगे? फिनॉल की अभिक्रिया रहेंगी। और फिनॉल में जो नेम रिएक्शन होते हैं ना, नेम रिएक्शन जानते हो? हाँ, जिन अभिक्रियाओं का कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, जिन अभिक्रियाओं का कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, उन अभिक्रियाओं को, ऋतिक सैनी, ये अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। तो जो हम बताते हैं ना लास्ट में पास होने के तरीके, उसमें आप लोगों को ये 15 से 18 नेम रिएक्शन होते हैं, उसमें से 3 से 4 आ जाते हैं परीक्षा में, वो एकदम रट जाना होता है और उसको ऐसा लिखना होता है, ठीक। कुछ स्पेसिफिक कन्वर्जन होते हैं, कुछ कारण बताओ वाले संक्षिप्त टिप्पणी करने वाले आंसर होते हैं, ये सब तरीके होते हैं जिनसे आदमी जो है लास्ट में बताते हैं कैसे पास होना है, उसमें बताएंगे। तो अगर अभी से हमें पता रहेगा, नेम रिएक्शन तैयार रहेगा हमारा, तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो अभी तो पहले हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं तुम लोगों से, सबसे नहीं, जो बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं से। क्योंकि सब बता ही नहीं पाओगे, झूठे का परेशान हो गए। ये है फिनॉल, ठीक। अब ये जो फिनॉल ग्रुप है, फिनॉल समूह है, मतलब ये जो बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, इसके कारण ये जो फिनॉल है ये हमारा, ये तो तय है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। ये नाभिक स्नेही नहीं दे सकता है। पिछले चैप्टर में इसको बाकायदा विस्तार से बताया गया था कि नाभिक स्नेही क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि नाभिक स्नेही का मतलब ये तोड़ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं है, बहुत सारे इसके कारण थे। तो उन कारणों पर न जा करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं फिनॉल वाले, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे कि मेटा डायरेक्टिंग होंगे? इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझ लो कि आने वाला जो भी हमारा समूह होगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा या मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, कारण सहित इस चीज को बताना है। ऑर्थो पैरा, या तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ता है या तो मेटा पर जुड़ता है, ठीक। जो बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे पूछ रहे हैं, हम कहते बार बार कि तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के आया करो। क्योंकि जो विक्रिया बताएंगे वो ऐसे सीधे सीधे नहीं, पर कन्वर्जन में वो विक्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाती है हर बोर्ड में। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग होते हैं? क्यों होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? या शंकर बाबू मेटा, तुम धीरे से बोल रहे थे, मेटा होते हैं, तो क्यों होते हैं मेटा? आलोक भाई, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है तुम लोगों की। सुनो ध्यान से, बताए हैं कई बार, 11th की ही चीज है ये, फर्स्ट ईयर में ही बताए थे लास्ट में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है। अगर कोई समूह, ध्यान से सुनो, ठीक, अगर कोई समूह बेंजीन रिंग में ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक, और वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
बढ़ा देता है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जहां इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा दिखेगा वहां पर आकर के अटैक करेगा, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ जाता है। ठीक, और जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देता है कोई समूह, मिश्रा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अगर कम कर देता है तो मेटा पर बढ़ गया। अरे ऑर्थो मेटा पैरा तो पता है ना, यह सर ही 4-5 लोग बोल रहे हैं। अगर वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देता है, यानी कि मेटा पर बढ़ा देता है, और मेटा पर बढ़ा देगा तो आने वाला समूह मेटा पर जुड़ जाएगा। ठीक, ये सिंपल सी चीज है। अब सवाल ये उठता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कि कम हो रहा है, कम कर रहा है। ठीक, तो एक तो तरीका है आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, उसका पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके देख लीजिए कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर ऋण आवेश आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। याद आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे कुछ रहता था। फिर सवाल उठता है कि सर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते, अब हम क्या करें, क्योंकि हो तो वही तुम लोग पहले हो, एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी दे दे बनाने के लिए तो नहीं बना पाओगे, अब पिछले साल से हम बनवाते आ रहे हैं। तो उसकी पहचान कैसे करोगे? और अच्छा, ये पहचान करने का तरीका भी हम उन्हीं बच्चों के लिए बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा होशियार हैं। जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं वो कभी पहचान भी नहीं कर पाओगे बताने के बाद भी। सुन लो ध्यान से कैसे पहचानोगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ ऐसा समूह जुड़ा हुआ है, जो भी परमाणु जुड़ा हुआ है, उस परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ध्यान से सुनना, बेंजीन रिंग के साथ जो भी परमाणु जुड़ा है, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां जुड़ेगा या फिर यहां जुड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कितना जल्दी भूलोगे इसको? 2 मिनट के बाद तुरंत, अभी देखना। यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला है? ऑक्सीजन की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? ऑक्सीजन ने कितने बंध बनाए हैं? कितने बंध बनाए हैं? कितने? अरे ध्यान से देखो, 2 बंध बनाए। ठीक, कुछ 1 रुपया वाला बांग का गोली खाए हैं जो 1-1 बोल रहे थे। कितने ऑक्सीजन ने बंध बनाए? 2 इलेक्ट्रॉन उसके इन्वॉल्व हो गए। कितने खाली बचे? कितने जोड़े खाली बचे? 2 पेयर है कि नहीं? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि नहीं होगा? अब अगला देखते हैं। अब मुझे बताओ कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि नहीं है? क्लोरीन की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? शिवम भाई बता रहे हो? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक तो ये पता है, दोस्त इसलिए आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तुमको थोड़ा सा बताने का मन कर रहा है तो पीछे सब तुम्हारे बगड़े दोस्त बैठे हैं, वो हंस रहे हैं, शिवमा बताओ बता, समोसा खाए वैसे। अरे अगर कोई पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बताना चाह रहा है तो बताने दो, मजा लेने लगते हो। कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक 17 होता है। आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। क्लोरीन ने कितने बंध बनाए हैं? 1। कितने खाली हैं? 6 खाली हैं। कितने जोड़े खाली हैं? 3 जोड़े खाली हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा इनके पास कि नहीं? ये कौन सा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि मेटा डायरेक्टिंग होगा? ऑर्थो पैरा, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा या तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पर ही जुड़ेगा। ठीक,
बेंजल्डिहाइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? कहा है मेटा डायरेक्टिंग है? क्योंकि कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? चारों। इसमें बंद कितने बनाए हैं? 4 बंद बनाए हैं, चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। ये मेटा डायरेक्टिंग का मतलब यहां पर आकर के जुड़ेगा, जो भी इससे जुड़ने वाला होगा वो यहां करके जुड़ेगा। ये होती है मेटा पोजीशन। अरे भैया लिख दे, नहीं तो कुल कहीं समझ में तो कुल आगे लिया अभी, लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है यही नहीं समझ में आया। ठीक है शिवम भाई, सब चीज समझ में तो आ रहे थे, लेकिन ये ऑर्थो मेटा पैरावा नहीं समझ में आ रहा था है? वही बात है। ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा। अब देखा, बताओ फिर, नीचे देख रहा है, ये होती है पैरा। अब ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 2 3 4 5, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है ना, उप सहसंयोजक बंध, सॉरी। 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पांचों ने भाग ले लिया इसमें, यानी कि जो भी आएगा इसमें जुड़ने के लिए वो कहां जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा। समझ में आ रही बात? NH2, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बंध बना लिए नाइट्रोजन ने? 3 बंध बना लिए। अबे वो 2 हाइड्रोजन से 2 बंध बने हुए हैं, ठीक है, 2 2 बोल लेते हैं, ठीक है। 3 बंध बना लिए, कितने खाली हैं? 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, 1 पेयर खाली है, यानी कि आने वाला जो भी चीज होगी वो कहां जुड़ेगी? या तो यहां जुड़ेगी या तो यहां जुड़ेगी। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, ये अब समझ में आ गया। अब देखते हैं कितना जल्दी इस चीज को भूलोगे तुम लोग। ठीक, अब ये जो हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल जो समूह होता है वो होता है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब हो गया आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर। पैरा वाला ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए पैरा पर जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, ऑर्थो पर भी जुड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम ले लिया ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर मतलब एक्वस ब्रोमीन। कितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े होंगे? हमने पिछले चैप्टर में बताया था बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें सबसे पहला होता है हेलोजिनेशन, फिर होता है सल्फोनेशन, फिर होता है नाइट्रेशन, फिर उसमें फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन, एक अल्किलेशन और एक एसाइलेशन। ये 5 तो हम लोगों को हर हाल में पढ़ने हैं, हर चैप्टर में, हर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये चीज। समझ में आ रही बात ना? तो इससे पीछा नहीं छोड़ सकता कि एक चैप्टर में पढ़ लिए तो अगले चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हर चैप्टर में हम लोग को लास्ट में ये सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक, Br2। अब ये जो OH है, ध्यान से देखना, ये इतना ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इतना ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि ये ऑर्थो और पैरा हर पोजीशन पर ले जाकर के ब्रोमीन को जोड़ देता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये ऑर्थो पर भी जोड़ देता है और पैरा पर भी जोड़ देता है, यानी कि यहां पर भी जोड़ देगा Br, Br और Br। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक, समस्या ये आती है कि हमको मान लो ट्राइब्रोमो नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी बार ब्रोमीन मिलाओगे तुम्हें यही मिलेगा। हमको चाहिए मोनोहेलो डेरिवेटिव। मोनोहेलो मतलब समझ रहे हो? या तो 2 ब्रोमोफिनॉल मिल जाए या 4 ब्रोमोफिनॉल मिल जाए, मतलब एक ही ब्रोमीन आकर के जुड़े। ध्यान से समझना, अगर हम लोगों को चाहिए कि एक ही ब्रोमीन आकर के जुड़े, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा बने 4 ब्रोमो, यही बन जाए।
तो समस्या होगी कि नहीं होगी? ठीक, हम जैसे ब्रोमीन मिलाते हैं तुरंत ये तीनों पोजीशन पर जाकर के ब्रोमीन जुड़ जाता है, मतलब अभिक्रिया बहुत तेज होती है। हमको चाहिए कुछ ऐसी चीज जो अभिक्रिया को क्या करे, स्लो कर दे। तो स्लो करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ पॉइजन मिलाते हैं, रिएक्शन के लिए जो क्या करे, पॉइजन का काम करे। तो ऐसे कैटालिटिक पॉइजन होते हैं हमारे कुछ, बेरियम सल्फेट, जनरली इनमें सल्फर होता है, बेरियम सल्फेट होता है कुछ रिएक्शन के लिए, कुछ रिएक्शन के लिए कार्बन डाइसल्फाइड होता है। इस रिएक्शन में हमारा कार्बन डाइसल्फाइड इस्तेमाल होगा, CS2। बड़ी गंदी स्मेल होती है, लैब में रखा है तुम्हारे, ना विश्वास हो जाके सूंघ लेना। ठीक, जिंदा तो रहोगे पर मौत मांगोगे, इतनी गंदी स्मेल। सबसे गंदी क्या चीज सूंघे होगे, जो भी सूंघे होगे उससे गंदी स्मेल होती है इसकी। ठीक, अक्षय कुमार, कार्बन डाइसल्फाइड ये पॉइजन का काम करता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उसमें पहली हेडिंग डाल दीजिए हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजनेशन या हैलोजनीकरण लिखो इसमें। हैलोजनीकरण, ये पहला वाली अभिक्रिया लिख जाओ। दूसरा वाला मत लिखना, दूसरे वाले पहले एक लाइन लिखवाएंगे तब लिखना, सिर्फ अभी पहला वाली अभिक्रिया लिखो। हट जाए, इधर जाए, नहीं तो उधर जाते हैं, सब कहते हैं कि हमारे सामने आ जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। दिख रहा है ना, विकास राव। सुबह सुबह खाली व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, फूल वाला, गुलदस्ता वाला। उसमें शायरी गंदी सी रहेगी एक ठो, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, नया दिन मंगलमय हंसते हंसते, आपका दिन शुभ हो। एक तो काफी वाला मग आ जाएगा, उसी में उस आदमी का चेहरा भी आ जाता है। पर डे अलग अलग गंदी गंदी शायरी सब लिख करके भेजते हैं। सबको भेजते हैं सब, पता नहीं क्या है। और आजकल तो फुलवा वो भी होता है, ब्लिंक भी करता है, चमकता भी है फूल। फिर लिखो, एक लाइन लिखो, उसके बाद लिखना, लिख जाओ, मोनो हेलो डेरिवेटिव व्युत्पन्न या 4 ब्रोमो फिनॉल प्राप्त करने के लिए, दोनों चीज लिख सकते हो, परेशान ना हो जाओ कि भाई क्या बोल देना। मोनो हेलो व्युत्पन्न या 4 ब्रोमो फिनॉल प्राप्त करने के लिए बेंजीन रिंग को, जो चीजें इंग्लिश में हो उसको अंग्रेजी में ही लिख लेना। ठीक है, अब रिंग को रॉ की छोटी मात्रा मत लिखना, RING ही लिख देना। ठीक, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने के लिए, अब डीएक्टिवेट को हिंदी में ना लिखना, उसको अंग्रेजी में ही लिख देना। ठीक, और उसकी स्पेलिंग तो आती ही होगी तुम लोग के पास, क्योंकि बहुत डीएक्टिवेट करते होगे। ठीक, डीएक्टिवेट करने के लिए अभिक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड
कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं। अनामिका बचा के रहना, ऊपर तुम्हारे प्रियंजल। इधर भाई राजन, देखो निशाना कहीं सही ना पड़ जाए तुम्हारे ऊपर। अब दूसरी वाली अभिक्रिया लिख जाओ। अरे एक लाइन छोड़ के दूसरा की लिख लिए होते अब तक। हाँ दूसरी वाली अभिक्रिया लिख जाओ। बादल गरज रहा है, छाप जाओ इसको। छाप लिए? नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नाइट्रेशन। अब बगल में देख के लिख लेना, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में किससे अभिक्रिया कराते हैं हम? नाइट्रिक अम्ल से, और NO2 ग्रुप आकर के जुड़ता है। ठीक है, ये याद होगा तुम लोगों को। नाइट्रेशन में OH HNO3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है। ये मान लो डाइल्यूट ले लिया गया है, तो मोनो हेलो डेरिवेटिव मिल जाता है, सॉरी मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव मिल जाता है। इसमें ऑर्थो भी बना देना, क्योंकि ऑर्थो के बारे में एक चीज बताएंगे हम इसमें। और अगर ध्यान से सुनो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेंगे अगर, इसका नाम किसी को पता है? बताए थे हम कई बार। क्या है इसका नाम? एक जनरल नेम है इसका, कॉमन नेम है पिकरिक अम्ल। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है पिकरिक अम्ल। पहली बार नहीं बता रहे इसको। तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता देखनी पड़ेगी। इसमें तो इधर आए, हाँ दोनों लिखो। क्या बजा देते हैं? अब तुमको बताएंगे हम, लगाए नहीं ना हो, ठीक है याद रहेगा। क्या बाबू हरिओम, क्या हाल चाल?
बहुत दिनों बाद आए हैं हरिओम। इसी का? अच्छा, इसके भाई का। बेंजीन गोली बनाओ। हाँ, कुछ ना एक डबल बॉन्ड बनाया करो तो ऐसे ऐसे गोली बना दिया करो, वो उसका मतलब वही होता है। ठीक है, इसमें लिख जाओ, लिखो नोट, NOTE नोट। अब ऊपर वाले में देखोगे ध्यान से तो NO2 और ये जो OH है, उधर देखो, ऊपर वाले में देखोगे तो दो प्रोडक्ट तुम्हारे, दो उत्पाद दिख रहे हैं। एक है चौथे पोजीशन पर NO2 जुड़ा है और एक में दूसरे पर जुड़ा है। तो दूसरे वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो OH के H और NO2 के O के बीच की दूरी कम है कि नहीं? कम है, यानी कि 2 नाइट्रोफिनॉल में O और H के बीच की दूरी कम है और इनके बीच बन जाएगा एक हाइड्रोजन बंध। क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन बंध। कैसा हाइड्रोजन बंध बनेगा? ध्यान से देखो, ये एक ही अणु के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दो अलग अलग अणुओं के बीच नहीं बन रहा है, एक ही अणु के बीच। जबकि तुम लोगों ने हाइड्रोजन बंध की परिभाषा क्या पढ़ी होगी? हाइड्रोजन बंध हमेशा किनके किनके बीच लगता है? दो अलग अलग अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध लगता है, जिसके कारण वो अणु क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, बंध बड़ा मजबूत हो जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? यहां पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बंध है हमारा, वो इंट्रामॉलिक्यूलर बन जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अणुओं के बीच नहीं लगेगा, एक ही अणु के अंदर बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे समझो कि जैसे ये दो अणु हैं, ये हाथ है हमारा, ये दो अणु हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, ये अणु अलग अंदर अपना एक मजबूती से बंध बना लिया, ये अपना एक अलग मजबूती से बंध बना लिया, लेकिन आपस में ये अणु कोई भी बंध नहीं बना रहे हैं, तो इनके बीच कोई आकर्षण का बल लगेगा? नहीं। लेकिन अगर ये अणु आपस में हो सकता है कि कमजोर बंध बनाए हो, ये आपस में कमजोर बंध बनाए, लेकिन जब ये लोग ऐसे जुड़ते हैं, इन्होंने मजबूत बंध बना लिया, तो ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो अलग अलग अणुओं के बीच, ठीक। और ये जो बंध बनेगा ये कैसा बनेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जो पहला वाला है यानी कि 4 नाइट्रोफिनॉल है, 4 नाइट्रोफिनॉल, वो इंटरमॉलिक्यूलर बनाएगा, और जो 2 नाइट्रोफिनॉल है वो क्या बनाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर बनाएगा। मतलब जो 2 नाइट्रोफिनॉल है वो अगले वाले अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा, वो आपस में ही बना ले रहा है। तो समझ में आ रही बात की नहीं? तो 2 नाइट्रोफिनॉल के अणुओं में आकर्षण बल थोड़ा सा कम लगेगा। कम लगने के कारण वो क्या होता है? वाष्पशील होता है, वोलेटाइल होता है, मतलब इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। अरे भाई, एक अणु दूसरे अणु को जब अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो वाष्प बन के उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? इस चीज को लिखो, नोट में लिखो, 2 नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, अब इसको अंग्रेजी में लिखना, इंट्रामॉलिक्यूलर टू नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये 4 नाइट्रोफिनॉल की तुलना में अत्यंत वाष्पशील होते हैं, अत्यंत वाष्पशील होते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, बाकी सुन लो, 6वीं और 7वीं पीरियड में तुम लोगों की अतिरिक्त कल प्रिंसिपल आए थे ना, बताए थे 6वीं और 7वीं पीरियड में तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास क्या यही कंटिन्यू होगा। वो एक्स्ट्रा क्लास की चीज नहीं है कि आप पीछे का कुछ बताया जाएगा, ये सिलेबस ही जो है जल्दी से खत्म करके उसके बाद रिविजन किया जाएगा। जब अपनी ही क्लास में हम लोगों को पढ़ना है
तो वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं रहेगी। तो इसका मतलब अगर तुम लोग चले जाते हो तो नुकसान तुम लोग का रहेगा, कंटिन्यू हम आगे ही करेंगे इसके, ठीक है, इसलिए बड़े आराम आराम से बता रहे हैं। ठीक, चालू हो गया ना? ठीक, आनंद भाई क्या है, क्यों ऐसी हरकत करते हो कि आदमी फिर कुछ बोले? नहीं, अब जाए तो, आज काम किया है मेरा। हैं? अब जो भी बोला है, लेकिन जिस तरह से बोला है इंपॉर्टेंट ये है। क्या बोला है? तुमको बोला क्या? किसको बोला है? हैं? ज्यादा जूम हो गया है, तब आनंद बाबू को फिर बोलना पड़ेगा कुछ हमको। मुंह ना छुपाओ। नहीं नहीं, जाने दो, अच्छा लड़का है। अब सही है तो कर दो सही ना, खाली दूसरे में कमियां निकालना है। सही है, जूम हो गया ज्यादा, हो जाएगा वो, बाद में क्रॉप क्रॉप कर लेंगे। आनंद बाबू सुन लो ध्यान से, क्या बोले हो ये मायने नहीं रखता है, कैसे बोले हो ये मायने रखता है। अच्छा, डिस्चार्ज हो रहा है, ये बताओ, तुम ही लोग बताना कि ये पतली आवाज थी कि मोटी आवाज थी? पतली आवाज। पतली आवाज लड़कों की होती है कि लड़कियों की होती है? लड़कियों की। ये लड़का है कि लड़की है? ये है लड़का। अब इस चीज को हम सुजीत से बेहतर तो नहीं जानते, सुजीत ज्यादा बेहतर जानता होगा। ठीक है, अभी शांत रहो, अब मेरी बात सुन लो। परानंद भाई, तुम लड़के हो, आवाज लड़कियों की निकालना चाह रहे हो, मतलब बनना भी चाह रहे हो, तो ये इस ग्रोइंग एज में, जब एज बढ़ती है, टीन एज आती है, तो इसमें तमाम तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर आ जाता है, जिसके कारण, हाँ बन रहा है काट देंगे काट देंगे। ठीक ठीक, अभी शांत जा, 2 लाइन है सुन लो। ये आदमी हो गए, देखो तुम्हारी क्लास में नहीं, 12th क्लास में भी बृहस्पतिवार को पढ़ा रहे थे, तो पूछना 12th मैथ में भी एक लड़के ने ऐसा बोला था, और उसको भी तमाम तरह की चीजें हम ऐसे उपाधियां देते जा रहे थे, वो सब इनको नहीं बोलेंगे। और बोलते बोलते उसका थोड़ा सा 10 मिनट तक लगातार मजा लिए। और तुम लोग इतने अभागे हो लड़के, जैसे मान लो हम आनंद बाबू को नहीं जान रहे थे कि उन्होंने आवाज निकाली, तो देखने लगते हैं कि हाँ वे तोर मजा ले सकते ऐसे। अब उस लड़के को, अब वो लड़का किसी को न देख पाए, वो तो चुपचाप बैठा, अब 10 लड़के उसी को देख रहे हैं कि सर जी तोर मजा लेते हैं, हम नहीं जान रहे थे। उसके बाद असली मजा आया हमको, एक तो अंधेरा था उधर साइड में, और ऊपर से वो ऐसा था। अब ये बात बोल के हमको बाद में बड़ा अजीब लगा, लेकिन सच्चाई है थी, अंधेरे में दिख नहीं रहा था मुझे, उसका चेहरा हमको नहीं याद है, अजीब था वो, कुछ अलग, नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल से भी ज्यादा गहरा और गाढ़ा था। ठीक, तो वो सब चीजें आनंद को नहीं बोलेंगे, आनंद अच्छे बाबू है, मेरा काम हो, मेरा हेल्प कर देते हैं। ठीक है, जाने दो।
अब सुनो, फिनॉल की अभिक्रियाएं हो गई, अभी बहुत सारी बची हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा था, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही चल रही थी, वही अभी बचा हुआ है पूरा का पूरा। उसमें दो हो गया था, हैलोजनीकरण और नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। सल्फोनेशन बचा है, उसको कर दिया जाए, लिख जाओ, हेडिंग डाल जाओ सल्फोनेशन। ध्यान से सुनो, आइए भाई इधर, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। सल्फोनेशन, सुनो ध्यान से, एक चीज बताते हैं तुम लोगों को। सल्फोनेशन में आज तक जब भी तुम लोग सल्फोनेशन कर रहे होगे, यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे होगे। एक्चुअल में हम लोग यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे एग्जैक्टली नहीं ले लेते हैं, शिवम यादव। यहां पर लिया जाता है, एक चीज होती है, एक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, ओलियम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ओलियम। अब ये ओलियम क्या होता है, ध्यान से सुनो। ओलियम को आम भाषा में कहा जाता है फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड, धूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल तो होता है, पर ये फ्यूम्ड होता है, मतलब इसमें धुआं होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट डेंस फ्यूम कह सकते हो। और वो फ्यूम होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड की। किस चीज की होती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड की। ध्यान से सुनना, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का जो मिश्रण होता है, H2SO4.SO3, इसी को हम लोग ओलियम कहते हैं। ठीक, पर तुम लोगों ने इसको देखा तो है, पर H2SO4.SO3 के फॉर्म में नहीं देखा है कहीं पर भी। इसको दोनों को मिला करके अगर लिखते हो तो ध्यान से देखो, H2S2O7, ये देखे होगे हर जगह, H2S2O7 देखा है ना। पर ये H2S2O7 कोई एक यौगिक नहीं, या एक मिश्रण होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फ्यूम का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? खतरनाक होता है ये। जो आंसू गैस के गोले होते हैं ना, आंसू गैस, अश्रु गैस बोलते हैं, जब भीड़ भाड़ बहुत आंदोलन करती है तो उसके ऊपर पुलिस नहीं आंसू गैस के गोले दागती, तो उसमें यही फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक अम्ल, उसी के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाएगा OH, इससे H2O निकल जाएगा, और H2O निकलने के बाद बचता है SO3H। ठीक, अब यहां इसका फिनॉल नहीं, फिनॉल यहां पर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। छाप जाओ। अरे अब ये एंगल तो हमको नहीं समझ में आया कि हम वहां चले जाएंगे तब तुमको दिखाई देगा। अच्छा अच्छा, ये कौन से एंगल से देख रहे हो? छाप लिए तो छाप लो। ठीक, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से लिख लेते हैं। जितने भी हमारे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कितने होते हैं? 2, एक अल्किलेशन एक एसाइलेशन। अच्छा, और ये ऐसी चीज है, ध्यान से सुनो, फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है ये आएगा पर, मतलब आईपेक करी वाला आएगा, कन्फर्म है आएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये कन्फर्म है आने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, हर तरह से आएगा ही आएगा।
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अवनिंद्र भाई, फ्रीडल क्राफ्ट दो अभिक्रियाएं होती हैं और मैंने बताया है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है अभिक्रिया, यह हर चैप्टर में पढ़ोगे तो ये भी हम लोग हर चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया होती है हमारी, ये दो प्रकार की होती है। पहला है अल्काइलेशन या अल्किलेशन। अल्किलेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में क्या जोड़ते हैं, वाटर। हाइड्रोजनेशन में क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन, ठीक। सल्फोनेशन में क्या जोड़ते हैं, सल्फोनिक अम्ल। तो अल्काइलेशन में क्या जोड़ेंगे, अल्किल ग्रुप, अल्किल समूह जोड़ेंगे, ठीक। किसका अल्काइलेशन करना है, फिनॉल का। OH प्लस CH3Cl, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब शुष्क, सूखा हुआ, AlCl3। अब ध्यान से देखो, अब फिर इधर आ जाएंगे तो फिर नहीं तुम लोग को दिखेगा यार। यहां होता है H, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है कि नहीं। ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा, और ये आकर के यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक। हाँ, अल्किल ग्रुप आके जुड़ गया। प्लस ऑर्थो वाला बनता ही है, पैरा भी बनता है ना, मेन तो पैरा ही होता है। टू मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। छप जाओ, छप जाओ जल्दी से। क्या भाई शंकर, ए वो छोटा वाला शर्मा तुम्हारा परिचित है क्या, भाई है? वो तो पढ़ने में तेज है, वो तो पढ़ने में ठीक है। नहीं, ये इससे तो उम्मीद है हमको। आदित्य शर्मा से तो उम्मीद है। नहीं, 12 में फर्स्ट डिवीजन तो ये पास हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, FRIEDAL, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको हिंदी में प्रियांजल लिख सकती। अंशिका है कि चली गई, अंशिका है ना, हाँ। तुम हाँ? चल रहा है, ऑन है। अगर स्क्रीन पर आ रहा है हम तो चल ही रहा होगा, नहीं तो अब तक लॉक हो चुका होता। हाँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि आनंद के बारे में हमने अच्छी अच्छी बातें बोली और ये वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, ऐसा फिर से बोलना पड़ता फिर है। हो रहा है ना। अब हम जैसे एडिट नहीं करते हैं, जो जैसा रहता वैसे ही अपलोड मार देते हैं, बड़ा मेमोरी खाता है, जगह खाता है एक बार, ठीक। अब ध्यान से सुनो, एसाइलेशन एक और है, फ्रीडल क्राफ्ट का ही ये ए पार्ट है। एसाइलेशन CH3COCl, अल्काइलेशन में अल्किल क्लोराइड लिए, एसाइलेशन में एसिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, सेम चीज। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग बड़ा बातचीत कर रहे हो भाई? शालिनी, नहीं तुम्हारे बगल में हो रही है, उसका नाम नहीं पता, तुम्हारा ही पता है क्या? प्रिया और
कविता और सोनी। अरविंद साहनी। मेरा एक दोस्त था अरविंद नाम का। रहो यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें रहने देता हूं। वो अरविंद मर गया, कुत्ते की मौत मारा गया। बहुत बेकार जगह है, उसको फोड़ा गया था। अरविंद नाम था। उसको डॉक्टरों ने बोला कि फोड़ा दिखाओ। नहीं, खुद भी नहीं देख पाता था वो, कई शीशा लगाना पड़ता था। सही हुआ सेप्टान उप्टान खाना पड़ा। एक कौन है जी इधर, तुम लोग कहाँ से रहे हो? कविता और सोनी। हैं? आकाश नाम का भी मेरा एक दोस्त था, वो भी इसी तरह कपूरी आम की तरह था। जैसे खा खा कपूरी आम हो गया है। अरे दैया ध्यान दो तनी, कपूरी आम की तरह फैलते जा रहे हो। ठीक, कहाँ गई इनका तक लिख रहे नहीं, जो हटी हटी खाली, बस जहां जा रहे वहीं से हटा दे रहे हैं सर। CH3COCl, इसमें भी पैरा प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी, लिख दे रहे हैं। टू हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब कहोगे सर जी ये तो पहली बार सुने हैं नाम, पहली बार सुने हो ना? हेलो एल्केन हेलोरिन में था, वहां पढ़ाए थे। अब गांजा फूक के पड़े रहोगे यहीं, कहां समझ में आएगा? शिवानी, ये तो हो गए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। हाँ, राइमर टीमैन या रीमर टीमैन अभिक्रिया, ये क्या है इसको देख लो ध्यान से। और इस अभिक्रिया को ध्यान से सुनो साहब, इस अभिक्रिया को अगर देख करके समझ गए तो, जैसे बताया था ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाने वाली जो अभिक्रिया थी, उसको अगर ध्यान से समझ गया तो कई सारी अभिक्रियाएं समझ में आ जाती। इसमें भी वही चीज है, इसको ध्यान से देखोगे समझ जाओगे। और परीक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। रीमर टीमैन अभिक्रिया, जितने नेम रिएक्शंस हैं टोटल 18 हैं आपके पाठ्यक्रम में। अब एक बात बताओ, 18 नेम रिएक्शन एक एक लाइन के होंगे, 2 लाइन के होंगे, 36 लाइन मान लो 2-2 लाइन के। तो अब 2-2 लाइन के, जानवी 2-2 लाइन की अगर अभिक्रियाएं हैं, 36 लाइन है, 36 लाइन पढ़ के अगर 7-8 नंबर मिल जाए तो ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छी। लेकिन मजाल है वो 18 रिएक्शन याद तो हो, नहीं होंगे। अभी देख लेते हैं, एक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग। ये मान के चलो कि ये परीक्षा में आने वाला है 2.5 नंबर का। अब ये मान के चलो कि 2.5 नंबर का ये रिएक्शन आने वाला है, उसके बाद देखते हैं कितने लोगों को याद होता है। कहां गया? रीमर टीमैन अभिक्रिया
अभिक्रिया, रिमर-टिमैन रिएक्शन। इसमें ध्यान से देखना करते क्या, इसमें OH, ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है, किसके साथ कराएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ। ध्यान से बात सुनना बस मेरी, क्लोरोफॉर्म के साथ। CH Cl3, CH Cl3, हमको इसको जोड़ना है सेकंड पोजीशन पर, ठीक, सेकंड पोजीशन पर इसको जोड़ना है। ध्यान से बात सुनना मेरी। तो इसलिए इस रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। डीएक्टिवेट मतलब थोड़ा सा हमको इसके जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, NaOH ले लेते हैं थोड़ा सा। अब ये NaOH लेने से ये ऊपर बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब ये जब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तब एक पोजीशन पर आकर के ये जुड़ जाता है, यहां से H निकला, एक Cl को लेकर के माइनस HCl बना के निकल लिया। समझ में आ रही बात? यहां क्या बचा? CHCl2, यहां पर CHCl2 आकर के जुड़ गया। कोई समस्या किसी को? ध्यान से देखो, ये H इस Cl3 के एक Cl को लेकर के बाहर निकल गया, तो यहां क्या बचा? CHCl2 बचा कि नहीं बचा? और यही CHCl2 जब ये H निकला तो यहां एक जगह खाली हुई आकर के जुड़ गया। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पर एक्वस NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे। एक्वस NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे। और मैंने बार बार बताया है कि कहीं पर भी क्लोरीन हो, किसी के साथ भी क्लोरीन हो और किसी के साथ भी सोडियम हो, तो पहला काम क्या करेंगे, सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर पहले बाहर निकाल दो। -2 NaCl बाहर, और ये 2 OH आकर के इस Cl की जगह पर जुड़ जाएंगे। ONa CH OH OH, ठीक। अब याद करो सुंदरी, बचपन के घर आ रही है। शिवम यादव थक गए आज तो पढ़ते पढ़ते। जेमिनल अल्कोहल संभव ही नहीं होता है। जेमिनल अल्कोहल का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पर 2 OH समूह जुड़ जाए, यह संभव नहीं होता है, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा होता है? एक जैसा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। तो ये स्थायी नहीं होता है। जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड जो होता है वो तो संभव है, जेमिनल डाइहैलाइड तो संभव है, लेकिन जेमिनल अल्कोहल संभव नहीं होता है। तो ये OH और ये H अपने आप रीअरेंज हो करके H2O बना करके बाहर निकल गया और बना क्या? ONa, और यहां पर बन गया CHO। अब ये जो ONa था इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O H+, फिर से ये फिनॉल बन जाएगा OH CHO। इसको बोलते हैं सैलिसिलल्डिहाइड। सैलिसिलल्डिहाइड ये है रिमर-टिमैन अभिक्रिया। अब अगर ये 2.5 नंबर में आ जाए और तुम्हें पता रहे कि हाँ ये आने ही वाला है, तो क्या इसको रटोगे नहीं? पड़ेगा ही, रटना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। सुबह आलोक बोला शनिवार को नो बैग डे होता है, हमको नो पैग डे सुनाई दिया। शनिवार को ही तो 2 चीजें होती हैं शिवम बाबू,
एक तो लेग डे होता है शनिवार को जिम में, ताकि संडे को आदमी चल फिर सके थोड़ा बहुत। शनिवार को ही रखते हो ना लेग डे। और शाम के समय पैग डे होता है। शनिवार तो पैग डे होता है। सैलिसिलडिहाइड हिंदी में लिख जाओ, सैलिसिलडिहाइड। अरे सैलिसिलिक अम्ल था ना, इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे अगले स्टेप में वही बन जाएगा। सुनील बाबू चल ही नहीं रहा है, पहलवानी करता है सुनील ना? ये फेयर है क्या तुम्हारा केमिस्ट्री का? फेयर है तुम्हारा वाला? उसके पास एक एक चीज लिखा हुआ है मेरा, जो जो चीज बताए हैं आज तक। और वो एक अलग से समझ लो कि मेरी एक अलग कॉपी बनाया हुआ है, क्योंकि जो चीज जहां छोड़े रहते हैं अगले बार गए तो हमको तो ज्यादातर याद ही रहता है क्या पढ़ा रहे होते हैं, तो एक्टिंग मारने की कोशिश करते हैं कहाँ तक पढ़ाए थे पिछले महीने जानने के लिए, वो उसको सब लिखा रहता है। और वो भी सब लिखा रहता है, जैसे ये सब लिखते हैं, जैसे मान लो बीच में कुछ हम चीज बता दिए वो भी पूरा लिखता है। अच्छा, उससे भी मजेदार बात पता है क्या है, उसको याद रहता है वो सारी चीज जो लिखा रहता है, इसलिए वो वहां है और हम लोग यहाँ हैं। ठीक, देखो एक चीज याद रखो, ऐसे बच्चों से सीखने लायक होता है बहुत सारी चीजें। जो टॉपर्स होते हैं जनरली उनसे एक चिढ़न कुढ़न तो बच्चों को रहती है, वो तो नॉर्मल सी बात है। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, बाकी बच्चे उनको बड़ा पसंद नहीं करते हैं, बड़ा का पढ़वैया भाई बाटा शिवम भाई। लेकिन उनसे सीखने वाली चीज तो होती है ना, कि कुछ तो अलग करते हैं सब, तब भी कुल पढ़ते हैं। नहीं तो यहाँ ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, पुलिस उन्हें खोज भी रही है। शंकर भाई बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कचहरी चोरी पेपर ऊपर आ जाता है उनका, यहाँ टॉपर बने फिरते हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं कई लोगों के ऊपर। शंकर बाबू कैसे हो पाता है ये सब मैनेज बच्चों का है? क्या यार, अरे मुकदमा चल रहा है, पता नहीं किसको मार के खोपड़ी बड़ी फोड़ दिया था। नया भारती नेक्स्ट अभिक्रिया, अच्छा अभी लिखी नहीं थी ये भैया, कहाँ है आज? खाना नहीं खाई क्या? एनसीईआरटी देना तो मुका देख रहे हो बगड़ी। क्या नाम लिखा है? बगड़ी भारती। हिंदी में लिख दो सैलिसिलडिहाइड। हिंदी में भी सैलिसिलडिहाइड है। नेक्स्ट अभिक्रिया है कोलबेज अभिक्रिया। ये कोई बगड़ी को बगड़ी नहीं बोलेगा।
क्या भाव अमानत? ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट है कोल्वेज अभिक्रिया। ये दो नेम रिएक्शन है आपके, इन दोनों में से एक आध जरूर पूछ दिया जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। कोल्वेज अभिक्रिया देखो ध्यान से। फिनॉल OH करना, OH NaOH क्या बात, शर्मा शर्मा तेज हो गया। इसके बाद जो इसमें मेन रिएजेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे रीमर टाइमैन अभिक्रिया में जो मेन अभिकर्मक है वो है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। बाद में तो NaOH मिला करके एक जल का अणु निकाल दिया बाहर। मतलब मेन जो मिलाने वाली चीज है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसमें मेन मिलाने वाली चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आकर के इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा देना इसी एक ही अभिक्रिया में। ये बन जाएगा OH, ये हो जाएगा COOH, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। इसका नाम सुना है इसके पहले कभी? कल ही सुना था जब एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बताए थे। ए भाई राजन, बात नहीं। हो गया? ऑक्सीकरण इसका हो चुका है। इथर करवाएंगे बाद में, परीक्षण नहीं है वो तो प्रैक्टिकल का है। 2 परीक्षण है, ल्यूकास टेस्ट है और विक्टर मेयर टेस्ट है बस। और किताब में सिर्फ ल्यूकास टेस्ट दिया हुआ है। कहाँ दिया है किताब? हाँ ठीक है। हाँ अब बता देंगे, इसी चैप्टर में बता देंगे, कोई चीज छूटेगी नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। अब ईथर, नहीं गैटरमैन रिएक्शन इसमें कहाँ है? एल्डिहाइड कीटोन में है। गैटरमैन कोच रिएक्शन वो है, वो एल्डिहाइड कीटोन में, गैटरमैन एल्डिहाइड कीटोन में था। एक रिएक्शन और है वो, अगर बैल सुनो ध्यान से। एक रिएक्शन है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में काम आता है। OH जिंक के साथ रिएक्शन करा दो, बेंजीन बन जाता है, माइनस एडेनो निकल जाता है। इसको लिख जाओ, यही एक रिएक्शन रह गया था।
है? जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया करके डायरेक्ट बेंजीन बना लेता है। एक लाइन रिएक्शन देख के याद नहीं हो पा रहा है, हटी हटी कर रही हूँ। विकास राव दिखने रह गया। अब हेडिंग डाल जाओ इधर। अब देखो क्या होता है ईथर ROR। इसमें कौन सी बहुत मजेदार बात थी जो लगातार हंसे जा रही हो, इसीलिए तो बगड़ी कहलाती हो। मत बोलो अमृता, बगड़ी को बगड़ी मत बोलो। सुनो ध्यान से आकाश भाई, ईथर पहले देख लेते हैं होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि दिया गया यौगिक ईथर ही है। तो अगर कोई अल्किल समूह हो R, अक्षय कुमार, और एक और अल्किल समूह हो R', मतलब हो सकता है कि दोनों में कार्बन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, और इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करे एक ऑक्सीजन। ठीक, जैसे CH3OCH3, अब इन दोनों में तो सेम है, ये ईथर की पहचान होती है। मतलब दो अल्किल समूहों के बीच, दो कार्बन के बीच अगर एक ऑक्सीजन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ए यार दम नहीं है तुम लोग के अंदर, बात मरियल मुर्दैल नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? अब बात कुश्ती लड़ लड़ के सुनील बाबू एकदम डल हो गए। ठीक, CH3OC2H5, क्या ये ईथर नहीं है? है, ईथर है। अरे दो कार्बन के बीच अगर शिवानी एक ऑक्सीजन आ जाए, दो कार्बन के बीच क्या आ जाए? एक ऑक्सीजन आ जाए तो क्या कहलाएगा हमारा? ईथर। कोई समस्या? अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम बोर्ड परीक्षा में तुम लोगों के एक प्रश्न जरूर आता है। अब दो जगह से ही आने की उसकी संभावना होती है। एक आता है हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला जो पहले दिया है एक्सरसाइज में, और दूसरा आता है ईथर से। और इसका नोमेनक्लेचर अभी हम लोग कर लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर अभी कर लिया जाता है। इसका जनरल नेम क्या होता है? इसका आकाश भाई जनरल नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, एल्कोक्सी एल्केन मतलब एक अल्किल समूह के साथ आएगा ऑक्सी और एक अल्किल समूह के साथ आएगा एन। ध्यान से सुनना अनामिका, अब जैसे ये O है, ये अल्किल ग्रुप के साथ हम लोग लगा देंगे ऑक्सी और इस अल्किल ग्रुप का नाम अल्केन लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये कौन सा ग्रुप है? एक कार्बन है ना, मेथ, मेथ के साथ क्या लगा देंगे? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। ठीक, अच्छा ये बचा एक कार्बन है, इसमें एन लगा देंगे, मीथेन। कोई समस्या? इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन। ठीक, अब यहां पर एक समस्या आ जाती है, ध्यान से देखना पीछे। यहां पर दो संभावनाएं दिख रही हैं। हम इस अल्किल समूह के साथ अगर ऑक्सी लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा वही मेथॉक्सी, और यहां दो कार्बन है इथेन। ठीक, और अगर इधर से देखते हैं इस अल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सी लगाते हैं तो इथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन या इथॉक्सी मीथेन, दोनों में से होगा कोई एक ही सही।
तब यहां पर एक रूल याद रखते हैं हम लोग, जो लॉन्गेस्ट चेन रूल होता है, यानी कि एन किसके साथ लगता है? एन हमेशा उसी समूह के साथ लगेगा अमित भाई, एन हमेशा उसी समूह के साथ लगेगा जिस समूह में कार्बन की संख्या ज्यादा हो। यानी कि इधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, यानी कि ये चीज तो तय हो गई, इथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेन। और ऑक्सी जो बाकी बचा है, मिथॉक्सी। कोई समस्या? कर लोगे? हैं? अरे जोर से बोलो। अगर मैं इसको C2H5 कर दूं तो इसका क्या नाम होगा? अबे वो कॉमन नेम तब से डाई कर रहे हैं। कॉमन नेम आईपीएससी नेम पूछ रहे हैं, डाई सर सही है, तो बोले हो सही है। बस तो यही तो बोलना है, तो इसमें दिमाग क्या लगाना है? अरे दोनों तरफ एच है, दोनों तरफ दो दो कार्बन है, एथॉक्सी इथेन। अरे दोनों तो एच है ही है। नहीं, कब बोली हो, कहां बोली हो? अरे बोली हो तो हमको सुनाई देना चाहिए, मन में बोलो कि हम सुने ही नहीं, वो बोल रहा है उसका सुन लिए, तुम यहीं बैठी हो नहीं सुन पा रहा। यहां सब कोई बोला था, होता है। एक आदमी के बोलने के बाद सब बोले रहते हैं पहले, वही तो हम बोले थे, तुम भी यही बोले होगे, इथॉक्सीथेन तुम भी यही बोल दो, सर वही तो हम भी बोले थे। नाम बताओ इसका। बहुत सही आदित्य शर्मा, इसका नाम है मिथॉक्सीप्रोपेन। पहले देख लो कि किसमें कार्बन की संख्या कम है, इधर कम है कि इधर कम है? इस तरफ कम है, कितना है? एक। तो जिसका संख्या कम रहती है उसके साथ ऑक्सी लगा दो, मेथ ऑक्सी। तीन है प्रोप प्रोपेन, इसके साथ एन लगा दो। शिवम भाव ये तो याद रखना पड़ेगा कि एक कार्बन के साथ मेथ लगता है, एच प्रोब्यूट, ये सब याद है ना? बस तो अब कर ले जाओगे। अब बताना जरा, अब मैं थोड़े गंदे गंदे इशारे करूंगा, अब उन इशारों को देख के बताना पड़ेगा, पिछले साल भी किए थे। ये है ऑक्सीजन, ये क्या है? और ये है कार्बन, और ये भी है कार्बन। अब ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम बताओ। मिथॉक्सी, इसका नाम बताओ क्या? मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम बताओ। वही है मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम बताओ। इथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम बताओ। हाँ हाँ, प्रोपॉक्सी ही कहते हैं, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम बताओ। प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, अब इसका नाम बताओ। प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, इसका नाम बताओ। इथॉक्सी ब्यूटेन, इसका नाम बताओ। पेंटॉक्सी, इसका नाम बताओ। ब्यूटॉक्सी पेंटेन, समझ गए? नाम लिख लोगे इसका? अब नाम नहीं लिखवाएंगे हम नोट्स में, इसके निर्माण की विधि नाम लिख लोगे। अब लिखो निर्माण की विधियां, ईथर के निर्माण की विधियां। शिवानी
ये कौन हंसी है? पुरान की चरपैया नहीं, जब चरमरा जाती हैं सब, ऐसी अवजियां निकल रही है। हम बैठ गए हैं, इसीलिए इसको बड़ा कर दें। इसको अब लिखवाएंगे तब देखना, अगले वाले में बड़ा लिखेंगे। इसको नहीं लिखना था, बस इसको समझना था। अब बाकी हम अपने आप को कैसे बड़ा करें, हम तो इतने ही रहेंगे। सुनो ध्यान से, अब हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग को बड़ा मजा आ रहा पढ़ने में? तुम लोग ऐसा अंदर से आवाज आ रही कि 8वां पीरियड तुम लोग पढ़ना चाहते हो। ठीक है, जैसा कहो। नहीं नहीं, इतना अत्याचार नहीं करेंगे। बाबू शर्मा सब तुम्हारी तरह मेहनती नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इसके निर्माण की 2 ही विधियां हैं। एक है विधि नंबर 1 और एक है विधि नंबर, तो विधि नंबर 1 लिख जाओ। अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, पहली हेडिंग डालो, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। हाँ हाँ लिखो। अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। अरे बाप रे बाप, सुनो भाई, अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा कैसे बनाते हैं अरुण? यहां तुम्हारा नाम पता है क्लास 10th में चल रहा है। अरुण हुए, हिना अंसारी हुए, शुभम प्रताप सिंह हुए, नागेंद्र बाबू हुए, इन लोग का नाम क्लास 10th में यहाँ चल रहा है। ऐसे 5-6 लोग हैं। तो अगर इन लोगों का हमने 12th में नहीं किया तो इनका प्रवेश पत्र नहीं आएगा। तो अब हम तुम्हें ऐसे नहीं दंड देंगे कि मार दे, तुम्हें प्रैक्टिकल नंबर काट दे। हम तुम्हें प्रमोट नहीं करेंगे। और स्कूल का लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास है, वही हम ही करते ही हैं बस। अब इस तरह से दंड देना होगा, ठीक? तो शुभम भाई, तुमको बहुत पहले, हम पिछले साल ही कहते गर्मी छुट्टी में करवा लेना। तुमको तो बहुत पहले बता दे तुम यहाँ 10th में हो। ठीक, कोई बात नहीं। तो अरुण भाव थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घट पूरी सब्जी बटी। 13 दिन बाद पूरी सब्जी बटेगी। सुनो, अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा बनाते हैं। अब समस्या ये आती है कि सर अल्कोहल का निर्जलीकरण आपने बताया है हमको पहले भी, और अल्कोहल के निर्जलीकरण में आपने ये बताया कि उससे अल्कीन बनता है। अल्कोहल के निर्जलीकरण से आपने बताया है कि अल्कीन बनता है। एक तो ये रोल नंबर 1 बगड़ा पता नहीं कहां से है, शांत ही नहीं रहता। अच्छा, इसको अकेले भी देखते हैं, अकेले भी बैठा है तो भी हंसता है पागलों की तरह से। सुनो ध्यान से, अभी अल्कोहल है, अब इस अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं। निर्जलीकरण करने के लिए ध्यान से मेरी बात सुनना, निर्जलीकरण करने के लिए क्या लिया जाता है? सांद्र H2SO4, यही लेते हैं बस, कंसंट्रेटेड H2SO4। पिछली बार का तापमान याद है क्या? 443 केल्विन। यहां तापमान में ही अंतर हो जाएगा बस,
याद रखना, यही छोटा सा अंतर और पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तन। और यही लाइन में पिछली बार भी बोला था। यहां पर तापमान होगा 413 केल्विन पर। किसका है? 9044 से लास्ट में 11 है, चल रहा है ठीक। अब तो पिछवा तो रे क्या चल रहा है भाई? कौन? सुजीत भाई सो रहा है? बुखार है? अच्छा ठीक है, कर देंगे अभी। सुजीत बराबर है। बस ठीक। सुजीत भाव सोए थे तो पूनम से कहे थे जगाओ उसको, कहाँ गई? है ही नहीं, यहाँ है। मारी खींच के दू पड़ा का उसको खींच, तब बेचारा उठा नहीं, इसलिए कुछ बोले नहीं तो एक एक गले चीर के रख देता है। देखो 413 केल्विन टेम्परेचर पर, यहां पर देखो होगा निर्जलीकरण ही। अब कहोगे कि सर जी अल्कोहल का ही निर्जलीकरण हो रहा है, एक अल्कोहल का निर्जलीकरण हो रहा है तो आपका बन जा रहा है अल्कीन, और इसमें जब निर्जलीकरण होगा तो कैसे ईथर बन जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं, इसका मैकेनिज्म ही समझ लो एक तरह से, क्यों होता है, कैसे ईथर बनता है, समझ में आ जाएगा कि 413 केल्विन टेम्परेचर पर जो एक जल का अणु था वो एक ही अल्कोहल से निकल रहा था, मतलब OH यहां से, H यहां से। 413 केल्विन पर क्या होगा? CH3 CH2 OH प्लस OH CH2 CH3 क्या होगा? दो अल्कोहल के अणु से एक जल का अणु निकलेगा, मतलब ये ऐसे, और ये O आकर के यहां जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 O CH2 CH3, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक H2O निकल जाएगा बाहर, और हो रही है यही वाली अभिक्रिया। चार 413 केल्विन टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनना, 413 केल्विन टेम्परेचर पर एक जल का अणु निकालने के लिए कितने अल्कोहल की आवश्यकता पड़ रही है? 2 अल्कोहल की आवश्यकता पड़ रही है, और उन 2 अल्कोहल से जब एक जल का अणु निकल रहा है तो वो दोनों मिलकर के क्या बना ले रहे हैं? ईथर बना रहे हैं। पर 443 केल्विन टेम्परेचर पर एक ही अल्कोहल के अणु से एक जल का अणु हमारा बाहर निकल जा रहा था। यही कारण था कि वहां पर क्या बन रहा था? हमारा अल्कीन बन रहा था, और यहां पर क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। लिख जाओ इसको। क्या चीज? परिभाषा नहीं लिखना है? नहीं नहीं, देखो एक चीज याद रखो, जिन अभिक्रियाओं में हम तापमान लिख देते हैं उन अभिक्रियाओं में वो तापमान उतना ही रखा करो, ठीक है? वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, कम ज्यादा उसको मत करना, ठीक है? ये तो जुट्टे लगा, इससे तो आवाज नहीं आ रही है, लेकिन चलो ठीक है। लिख लिया? मेन अभिक्रिया यही है, ये तो समझाने के लिए है जो तुम लोग को समझ में नहीं आया है। आ गया? लिख ले भाई, लिख लो, बाद में फिर कहोगे, खुद ही सोचोगे कैसे ही सारा ईथर बन जाता। कहा? ये नहीं है भैया, विलियमसन संश्लेषण इसके बाद है। हाँ वो अलग है। नेक्स्ट अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को ध्यान से देख लेना, अब इससे एक सवाल पूछेंगे। इस अभिक्रिया को ध्यान से देख लेना, अब इससे एक सवाल पूछेंगे विलियमसन सिंथेसिस के बाद। लिख रहे थे क्या? लिख लियो ना? ठीक है, तो लिखो
नेक्स्ट है अरे बस ये अभिक्रिया लिख लो ना, तो निर्माण की विधियां खत्म हो जाएगी। दूसरा यही है विलियमसन सिंथेसिस, संश्लेषण। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं है कि विलियमसन संश्लेषण करके पूछ देगा, फिल इन द ब्लैंक करके पूछ देता है, माने ये पूछता ही पूछता है, हर हाल में पूछता ही पूछता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ते हैं इसके बारे में। अरे छोड़ो जाने दो, अरे वो दही चुराया है भाई पहले। अच्छा भाई चलो 5 मिनट और लगेगा, 7 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में छोड़ देंगे। ठीक है जैसा तुम लोग चाहो, बैठो पढ़ा दे रहे हैं। विलियमसन सिंथेसिस, हाँ बस यही, अब लिख लिया तो यार विलियमसन को बुरा लगेगा। सुनो CH3 CH2ONA, इसका कोई नाम बता सकता है? इसको एसिडिक कैरेक्टर वाले अभिक्रिया में भी देखा था तुम लोगों ने। सोडियम एल्कोक्साइड जब बोल रहे थे, इसका ना कौन सा अल्किल ग्रुप है? सोडियम इथॉक्साइड। ध्यान से देखो कैसे हम लोग अभिक्रिया को लिख सकते हैं। यहां पर अगर हम इस सोडियम को हटा के कोई अल्किल ग्रुप ला देते हैं, ध्यान से देखना, अगर बात को सुन लिए समझ लिए तो कई चीजें तुम लोग को, कई डाउट क्लियर हो जाएंगे अपने आप। यहां पर अगर हम इस सोडियम को हटा दें और एक अल्किल ग्रुप ला दें तो ये ईथर बन जाएगा कि नहीं? अब हम व्यवस्था करते हैं कि कैसे इस सोडियम को हटाया जाए। हाँ तो यानी कि हम सोडियम को हटाए, अच्छा क्लोरीन आया था तो उसको किससे हटाए थे? सोडियम से। क्या कि सोडियम जहां क्लोरीन देखता है जिसके साथ रहता है, छोड़ के क्लोरीन को लेकर निकल लेता बाहर। समझ में आ रही बात कि नहीं? यानी कि क्लोरीन तो लाएंगे ही लाएंगे। अच्छा अब क्लोरीन के साथ लाएंगे शिवम बाबू किसको? क्लोरीन के साथ उसको लाएंगे जिसको यहां जोड़ना है, यानी कि मान लो CH3 C2H5, जो समूह तुम जोड़ना चाहो, कोई भी समूह जो तुम्हारा मन करे जोड़ना चाहो, प्लस CH3Cl। तापमान कितना रखोगे? केल्विन टेम्परेचर। ये Na, ये Cl लेके निकल गया, CH3 CH3 CH2O CH3 क्या बन गया ये? अब सवाल ये उठता है कि विलियमसन संश्लेषण, इसको छापते भी रहो सुनते भी रहो, विलियमसन सिंथेसिस और ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण में, इन दोनों अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया ईथर को बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या विलियमसन सिंथेसिस? विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण क्यों अच्छा माना जाता है? अरे 100 डिग्री बनाने में कितना टाइम का लगता है यार। इसका जवाब जल्दी से दो, तुरंत छोड़ देंगे। दिमाग लगा के बता सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो प्रियंजल की तरह पैकिंग कर लो पहले। सुनो ध्यान से, अब बता रहे हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो शायद वहां तक पहुंच जाते। हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, मतलब सिर्फ मिथॉक्सी मीथेन बना पाएंगे, इथॉक्सी इथेन बना पाएंगे, प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना पाएंगे, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन बना पाएंगे, मतलब जितने कार्बन एक तरफ उतने ही कार्बन दूसरी तरफ। समझ में आ रही बात की नहीं? हम उसमें मिथॉक्सी इथेन नहीं बना सकते।
प्रोपॉक्सी ब्यूटेन नहीं बना सकते, इथॉक्सी प्रोपेन नहीं बना सकते, पर इसमें हम अनसिमेट्रिकल ईथर, मतलब जो हमारा मन चाहे हम उस टाइप का ईथर बना सकते हैं। अब इस चीज को लिखना भी है, इस चीज को लिखवाएंगे हम कल, या अपने मन से चाहो तो लिख लेना कि विलियमसन संश्लेषण द्वारा, लिखो, विलियमसन संश्लेषण द्वारा, आज भाव करिए काम नहीं चली, विलियमसन संश्लेषण द्वारा हम किसी भी प्रकार का ईथर, विलियमसन संश्लेषण द्वारा हम किसी भी प्रकार का ईथर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हम सिर्फ सम्मित ईथर प्राप्त कर सकते हैं, हम सिर्फ सम्मित ईथर प्राप्त कर सकते हैं। मार्क्स हम आगे ले, सम्मित ईथर प्राप्त कर सकते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आज के बिरगले हमको लग रहा है कि कल संख्या कम में रहेगी, क्योंकि जो बैठ गया वो तो फंस गया। ठीक।